हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपने जैसे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर किया था, वहाँ पर कुछ पैरामीटर पढ़े थे आपने, जैसे कि एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। इन सभी को कहते हैं मैकेनिकल पैरामीटर। और इनकी हेल्प से जिन सिस्टम को आपने स्टडी किया था उनको कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट, एंट्रोपी। और इन पैरामीटर की हेल्प से जिन सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं उनको कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम पहला हेडिंग लिखेंगे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर? जैसे प्रेशर, जिसको आप P से लिखते हैं, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, हीट जिसको आप Q से लिखते हैं, और एक और पैरामीटर है एंट्रोपी, इसको आप S से लिखेंगे। एंट्रोपी अभी तक आपने नहीं सुना है, ये आपके लिए नया है, लेकिन बाद में आप एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ेंगे एटसेट्रा। ओके, तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसको आप थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। A system which can be studied with the help of thermodynamic parameters is called thermodynamic system. Is called thermodynamic system. Okay, next है हीट। हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है जो कि तभी फ्लो करती है जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस होता है, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ओनली व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows only when there is a temperature difference। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी हीट फ्लो करती है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम डिफाइन करेंगे। पहले है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जो अपनी सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है। जैसे एक चाय का कप है जिसको आपने ढका नहीं हुआ ऊपर से, तो बाहर से एनर्जी भी लेता है जिससे थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाती है, और बाहर मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। क्या होता है उसमें? वेपर। जब चाय गर्म होती है तो क्या होता है? भाप निकलती है, वेपर्स जनरेट होते हैं, तो वेपर्स कप से बाहर जा रहे होते हैं। तो इस तरह से जो मैटर है वो चाय के कप से उसकी सराउंडिंग में जा रहा होता है। तो जो ओपन सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करता है और मैटर भी।
तो ओके, तो डेफिनेशन है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? ए सिस्टम which can exchange energy as well as matter with the surrounding is called open system. A system which can exchange energy as well as matter with the surroundings is called ओपन सिस्टम। उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन कप ऑफ टी, ओपन कप ऑफ टी, ये ओपन सिस्टम है। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम ये सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है, मैटर नहीं करता। एनर्जी एक्सचेंज करता है, मैटर एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस गर्म चाय के कप को ढक दें तो अब क्या होगा? अब इसमें से वेपर्स तो बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद चाय ठंडी जरूर हो जाएगी। तो वो क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है अपनी सराउंडिंग के साथ। तो ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी but not matter with the surrounding is called closed system. A system which can exchange energy but not matter with the surroundings is called closed system. Closed system. For example, closed cup of tea या covered cup of tea. Okay? तो वो क्या होगा? Closed system. Okay? थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने आसपास की चीजों के साथ किसी भी तरह से कोई इंटरेक्शन नहीं करता, कोई लेना देना नहीं होता उसको। ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा। यानी हम ये मान लें कि आपका कप ऐसा है कि उसमें चाय ठंडी होगी ही नहीं अगर आपने ढक के रख दी तो वो क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो इट एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग। इट एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी नॉर मैटर with the surroundings. Okay. तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है इंटेंसिव वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव होते हैं जो साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल, they do not depend on size of system. They do not depend
on size of system. For example, temperature, pressure, specific heat. Specific heat भी क्या होती है? पर यूनिट मास होती है ना? Heat required to raise temperature of unit mass of substance by 1 unit of temperature. तो for example, pressure, temperature, specific heat, etc. दूसरा होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल, वो साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी. ये स्पेसिफिक हीट है, मैं हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ. वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, वो मास पर डिपेंड करेगा. तो नेक्स्ट है एक्सटेंसिव वेरिएबल. They depend on size of system. They depend on size of system. For example, volume, heat capacity. स्टूडेंट, मैंने जहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, तो वहाँ से आप, अगर आपको डाउट है तो वहाँ जाकर देख सकते हो नोट्स में आप हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशंस थी. अब मैं इधर इरेज कर देता हूं इसको. नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम तब होगा अगर दो बॉडीज इक्वल टेम्परेचर पर हैं. दो बॉडीज को हम थर्मल इक्विलिब्रियम पर कब कहेंगे? अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है. टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर. Two bodies are said to be in thermal equilibrium. इक्विलिब्रियम को EQM से लिखूंगा मैं, ओके. इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, ये जो वर्ड है, ओके. तो बार बार मैं इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना चाह रहा, इसलिए EQM लिख रहा हूं. आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम if they are at same temperature. अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी. ओके. नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो सिस्टम हैं, ए एंड बी, और एक थर्ड सिस्टम है सी. ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम होगा. इसका टी है तो इसका भी टी होगा. कहते हैं अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ये कहता है जीरोथ लॉ. तो देखिए, ए अगर सी के साथ है तो दोनों का टेम्परेचर ए और सी का सेम होगा, मान लीजिए टी है. बी है जो, वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी का भी सेम होगा. लेकिन सी का तो क्या है? टी है, तो बी का भी क्या होना चाहिए? टी. और अब देखिए, ए और बी दोनों का सेम हो गया, तो यानी वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. तो डेफिनेशन आती है यहां से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की.
According to this law, if two systems are in thermal equilibrium with a third system separately, अलग अलग वो thermal equilibrium है third system के साथ, then they will be in thermal equilibrium with each other also. According to this law, if two systems are in thermal equilibrium, EQM equilibrium है ये, are in thermal equilibrium with a third system, with a third system separately, then they will be in thermal equilibrium with each other also, मतलब अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन। अगर एक गैस एक्सपेंड होती है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो एक्सपेंशन में कितना वर्क डन होगा? वर्क डन, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये एक पिस्टन है। पिस्टन क्या है? फ्रिक्शनलेस। पिस्टन फ्रिक्शनलेस है। इसके अंदर गैस है, प्रेशर P है, गैस का प्रेशर P है। अब मान लीजिए हम इस, और ये जो सिलेंडर है, सॉरी ये पिस्टन है जो सिलेंडर का, ये पिस्टन है ये, तो इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। और मान लीजिए गैस एक्सपेंड होती है ऊपर की तरफ बाय dx, तो वर्क डन क्या होगा ये हमें निकालना है। तो कंसीडर ए गैस एट ए प्रेशर P इन ए सिलेंडर विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। कंसीडर ए गैस at a pressure P in a cylinder having frictionless piston, okay, having frictionless piston of area of cross section A। अब हमने क्या किया, मान लीजिए पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दिया बाय dx। लेट पिस्टन गोज अप बाय dx, लेट पिस्टन गोज अप बाय dx, then increase in volume क्या होगा? increase in volume, मैं dv लिख देता हूं increase in volume को, वो क्या होगा? एरिया इंटू dx। एरिया A और dx जो हाइट कवर की है, जो ऊपर की तरफ पिस्टन ने हाइट कवर की है। अंदर प्रेशर P है, तो पिस्टन पर अंदर से फोर्स कितना लगेगा? ओके, फोर्स ऑन
पिस्टन, एफ फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, पी प्रेशर है, ए एरिया है। तो वर्क डन क्या होगा बाय गैस टू मूव द पिस्टन बाय dx, वर्क डन बाय गैस, ओके, ये होगा आपका, लेट मैं इसको dw लिख देता हूं, ये क्या होगा F इंटू डी एक्स, एफ है P इंटू ए इंटू डी एक्स, तो dw इक्वल टू P इंटू ए डी एक्स किसके इक्वल है dv के, तो P dv, तो ये होगा वर्क डन बाय द गैस, ओके। तो ये था प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, यानी अगर कोई गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन होगा। अब वर्क डन के लिए आपको एनर्जी चाहिए एक तरह से, वो एनर्जी आप बाहर से भी सप्लाई कर सकते हैं, बाहर से हीट एनर्जी दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हो तो उस हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाता है। इंटरनल एनर्जी का मतलब, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होता है, और बाकी वर्क डन में यूज होता है। वर्क डन क्या, एक्सपेंशन ऑफ गैस, ओके। तो दो पार्ट में यूज होता है। मान लीजिए आपने 10 जूल एनर्जी दी, उसमें से 6 जूल अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए यूज होगी तो 4 जूल क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन PdV के इक्वल होगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics. According to this law, heat energy given to a system according to this law, heat energy given to a system, heat energy given to a system is equal to sum of increase in internal energy is equal to sum of increase in internal energy sum of increase in internal energy of the system and internal energy of the system and work done। वर्क डन क्या होगा, PdV, वर्क डन by the system, by the system। तो स्टूडेंट ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि जितनी आपने एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी दो अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम फर्स्ट लॉ की, ये होगी dq इक्वल टू du प्लस PdV। dq है जो हमने हीट एनर्जी सिस्टम को दी है, dq टोटल हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम, du, u से हम इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो du क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंक्रीज
इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और जो पीडीवी है, पीडीवी क्या है? आपका वर्क डन है। पीडीवी ये क्या है? ये है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये जो पीडीवी है इसकी जगह ये डीडब्ल्यू भी लिखा हो सकता है यहाँ इक्वेशन में आपकी बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है क्योंकि डीडब्ल्यू पीडीवी के इक्वल होता है। तो ये है स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? ए प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम चेंजेस। जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी वैल्यू चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, a process in which thermodynamic variables of system changes, a process in which thermodynamic variables of system changes is called thermodynamic process। thermodynamic process, जैसे ये एक्सपेंशन हुआ था, इसमें ये गैस एक्सपेंड हुई थी, तो ये भी क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी जो पार्शियली स्टैटिक हो, यानी एक ऐसी प्रोसेस जो इतने अच्छे से हो कि उसका हर एक स्टेप ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम के क्लोज हो। ओके, यानी जिसमें जो डेविएशन होगा इक्विलिब्रियम से सिस्टम का वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, ए प्रोसेस इन विच system deviates infinitesimally small from equilibrium, a process in which system deviates infinitesimally small from equilibrium, EQM मतलब equilibrium, infinitesimally small from equilibrium is called quasi-static process, is called quasi-static process, is called quasi-static process। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये गैस एक्सपेंड हो रही है या फिर इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो जैसे आप कंप्रेस करोगे क्या होगा? मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता आइसोथर्मल में, तो क्या होगा? वो जो हीट है होगी उसको कुछ ना कुछ सराउंडिंग में रिलीज करनी पड़ेगी इमीडिएटली। तो इसलिए जो साइड्स हैं यानी कंटेनर है जो, वो बिल्कुल परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए। ऑल द वॉल्स ऑफ द सिस्टम
सिस्टम की जो वॉल हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए सो दैट हीट सराउंडिंग के साथ इजीली एक्सचेंज हो सके। दूसरा, प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम फास्ट होगा तो क्या होगा, सिस्टम को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सके, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर सडनली एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए आइसोथर्मल कोई प्रोसेस होगी अगर उसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। और वो कब हो सकता है, एक तो सिस्टम की जो वॉल्स हैं यानी जो बाउंड्री है वो परफेक्ट कंडक्टर होनी चाहिए सो दैट सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सके इजीली। दूसरा, प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए सो दैट सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच temperature of system remains constant is called isothermal process, is called isothermal process. So for a process to be isothermal or for isothermal process to take place, नंबर वन, जो वॉल्स है सिस्टम की दे शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। ऑल द वॉल्स ऑफ सिस्टम should be perfectly conducting, should be perfectly conducting so that system can exchange heat with this surrounding, so that system can easily exchange heat with the surroundings, heat with the surroundings. Number two, process should be slow, means process should take place very slowly so that system gets enough time to exchange heat with the surrounding. Process should take place very slowly, should take place very slowly so that system gets enough time to exchange heat with the surrounding, ओके। तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिस प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता, ना तो हीट लेता है और ना ही हीट देता है। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस। In this process, system does not exchange heat with the surrounding. In this process, system does not exchange heat with the सराउंडिंग्स। हीट एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के साथ। तो इस हीट एक्सचेंज ना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो जो सिस्टम की वॉल्स हैं उनको नॉन कंडक्टिंग बनाना पड़ेगा, यानी इंसुलेटिंग बनाना पड़ेगा। और दूसरा, प्रोसेस बहुत फास्ट होनी चाहिए सो दैट सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले। ओके, फॉर adiabatic process, adiabatic process to take place, walls of system should be perfectly insulating, should be number one, walls of system should be perfectly insulating। इंसुलेटिंग कौन सी होती है? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो हीट एक्सचेंज नहीं करते, यानी हीट कंडक्ट नहीं करते। ओके, और दूसरा क्या होना चाहिए? प्रोसेस बहुत फास्ट होनी चाहिए सो दैट सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले। प्रोसेस शुड टेक प्लेस वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होनी चाहिए प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सिस्टम का। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर V वॉल्यूम है तो यानी dV क्या होगा? जीरो। dV क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, तो वो जीरो होगा। आइसोबारिक प्रोसेस होती है जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोबारिक प्रोसेस। In this process, pressure of the system remains constant. Pressure of the system remains constant. Remains constant. यानी चेंज इन प्रेशर डीपी क्या होगा? जीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस होती है कि सिस्टम जिस स्टेट से शुरू होता है आफ्टर ए फ्यू चेंजेस उसी स्टेट में खत्म होता है। स्टेट का यहां मतलब है वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। ओके, तो इस प्रोसेस में सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी टेम्परेचर भी जो शुरू में था वही लास्ट में होगा, प्रेशर जो शुरू में था वही लास्ट में होगा।
तो इन दिस प्रोसेस सिस्टम returns to its, I will say, initial state, original की बजाय system returns to its initial state after a series of changes। काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके होंगे, लेकिन फाइनली जब प्रोसेस ख़त्म होगी तो सिस्टम उसी स्टेट में होगा जिसमें बिगनिंग में था प्रोसेस के, आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंजेज। तो मैंने आपको बताया जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको हमने यू से लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यू क्या था? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो साइक्लिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, जो शुरू में था वही एंड में होगा। ओके, शुरू में और एंड में अगर टेम्परेचर सेम है, बीच में चाहे कोई भी वैल्यू चेंज होती रहे, ओके, तो यानी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? जो शुरू में थे वही लास्ट में होगी। तो यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीवी डायग्राम, और उसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। तो ये आपको बताता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम फॉर ए सिस्टम। तो मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। तो ये आपको क्या बताएगा? ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ ए सिस्टम विद वेरिएशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। ए ग्राफ representing variation of pressure, representing variation of pressure, प्रेशर को आप P से लिखेंगे, of a system with its variation of volume, या with variation of its volume, with variation of its volume is called PV diagram or indicator diagram, is called PV diagram or indicator diagram ऑफ सिस्टम। मान लीजिए इधर V है, इधर P है, प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये आपका पीवी डायग्राम है। यानी आपका अगर यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन है। ओके, तो इसके कोरस्पोंडिंग प्रेशर की ये वैल्यू मान लीजिए P1 है, और ये इसके कोरस्पोंडिंग ये P2 है। वॉल्यूम की ये वैल्यू V1 और ये वैल्यू V2। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम होता है वर्क डन बाय दिस सिस्टम। एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस सिस्टम, जो कि आपका क्या होता है? पी डी वी के इक्वल होता है। ओके, और इसमें पूरा एरिया निकालोगे तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। डीवी ओवर ए स्मॉल वॉल्यूम होता है, तो पूरा V1 से V2 करना, तो इंटीग्रेट कर दो इसको V1 से V2।
फॉर एग्जाम्पल अगर साइक्लिक प्रोसेस है, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। जैसे यहां से शुरू हुआ, यहां पे वैल्यू है P1 V1 T1, यहां तक गया, ये पॉइंट A है मान लीजिए, ये पॉइंट B है, B पर वैल्यूज है P2 V2 T2, तो ये पॉइंट मान लीजिए X है रास्ते में इधर, और फिर ये वापस B से A आ जाए, ये पॉइंट मान लीजिए Y है। तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, A से शुरू हुआ, इस तरह से घूम के वापस A पर खत्म हुआ। ओके, तो इस केस में मान लीजिए ये A के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम आपका ये क्या था, V1 है, B के कोरस्पोंडिंग क्या है, V2। तो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेट वर्क डन। ओके, तो इसमें नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ए एक्स बी वाई ए। तो नेट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ करेंगे कि डिफरेंट प्रोसेसेस में, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सभी में फर्स्ट लॉ किस तरह से बिहेव करेगा। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये आपका फर्स्ट लॉ था। तो अगर आपके पास, फर्स्ट हम ले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dt क्या होगा, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। और मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो du क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq किसके इक्वल आ जाएगा, p dv के, क्योंकि ये du क्या है आपका, जीरो है। और इसका मतलब क्या है dq इक्वल टू p dv का, dq क्या था, टोटल हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, p dv क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब जिस सिस्टम ने जितनी भी हीट एनर्जी ली वो पूरी की पूरी वर्क डन के लिए यूज कर ली, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऑल हीट एनर्जी, all heat energy given to the system, all heat energy given to the system is used in work done by system, is used in work done by the सिस्टम। सेकंड हम ले लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें सिस्टम सराउंडिंग से ना तो हीट लेता है ना देता है, यानी जो dq है वही जीरो हो जाएगा, क्योंकि dq क्या है, हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम। एडियाबैटिक में लेकिन हीट ना तो ले सकते हो ना दे सकते हो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, dq की जगह जीरो इक्वल टू du प्लस पी डी वी। तो ये आ गया पी डी वी इक्वल टू माइनस डी यू। पी डी वी क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम, डी यू क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो माइनस डी यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वर्क डन बाय system
इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्योंकि डी क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो माइनस डी क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। नंबर 3 पर है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डीवी क्या हो जाएगा, 0। वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम 0, तो यानी ये टर्म पी डीवी 0 हो जाएगी। तो इससे क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी 0, तो इज इक्वल टू डी यू। और डी क्यू इक्वल टू डी यू, तो डी क्यू क्या है, हीट एनर्जी गिवन, डी यू क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी जितनी भी एनर्जी दी थी वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो गई। हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम is used, I will say all heat energy given to system is used to increase internal energy of system, internal energy of system। all heat energy given to system is used to increase internal energy of system। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है, यानी टेम्परेचर शुरू में T1 था तो प्रोसेस खत्म होने के बाद भी टेम्परेचर T1 होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में डी यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ये है नंबर 4। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस में डी यू 0 होगा, तो इस इक्वेशन से डी क्यू आ जाएगा पी डी वी, सो डी क्यू इक्वल टू पी डी वी। और डी क्यू इक्वल टू पी डी वी का क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑल हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम is used in work done by system। all heat energy given to system is used in work done by system, work done by the system। all heat energy given to system is used in work done by the system। और लास्ट में है एडियाबैटिक, सॉरी आइसोबारिक। एडियाबैटिक तो हम कर चुके। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसोबारिक प्रोसेस P कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर dP 0, लेकिन dP टर्म इसमें है ही नहीं, तो इसलिए dQ होगा du प्लस PdV, यानी हीट एनर्जी गिवन विल बी यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। PdV क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।